एवरीवन, वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलिंग डे होता है, आप ही की बात सुनी जाती है। बस शुरू में एक अफसोसनाक खबर के लेग स्पिनर और पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर आज लाहौर में इंतकाल कर गए। हरकत क़ल्ब बंद होने से उनकी उम्र 64 बरस थी और ताज़ियती पैगाम आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ख़ासा इस पर अफसोस पाया जाता है। तो अब कॉलिंस का सिलसिला शुरू करते हैं। अहमद शाह साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी भाई। मुझे 3 बातें कहनी थी। पहली बात तो ये कि हर रोज़ मोबाइल फ़ोन पे कोई ना कोई उल्टा सीधा मैसेज आता है कि आप अपने अकाउंट नंबर दे दें और आप अपने इतना इनाम जीत ले और ये कर लें। बाज़ दफ़ा वो बैंकों के नंबर से भी मैसेज आता है और साथ उनके नंबर भी लिखे होते हैं कि अपना टैक्स रिफंड के पैसे ले लेंगे। तो जब उनके नंबर मौजूद होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उसको साइबर क्राइम वाले पकड़ते क्यों नहीं? या कोई मतलब अपना वेबसाइट दे दें कि लोग उस नंबर को उनके पास फॉरवर्ड कर दें कि उसको चेक करें। ये उसी वक्त होगा जब लोग बहुत ज़्यादा लूटने लगेंगे, तब हम लोग सोचेंगे। इसका मैं जवाब दे सकता हूँ जी। दूसरी बात जनाब, दूसरी बात ये कि डॉन और एक्सप्रेस चैनल कोयटा में इतना साफ नहीं आता और बल्कि अक्सर बेशतर बंद रहता है। तो कभी मतलब ना सिर्फ सेटेलाइट टाउन में, शहर में, यूनिवर्सिटी कॉलोनी में, यहाँ भी बंद रहता है, एक्सप्रेस भी बंद रहता है। और तीसरी बात यह कि जनाब, कराची में जो वो के इलेक्ट्रिक का मसला है, उसके चैंपियन तो शायद इकराम सहगल साहब है, वही जो अखबार में लिखते हैं। जी। उस वक्त तो बड़े भाषण वगैरह देते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल ही ऐसे गायब है जैसे उसी के ऊपर से सीन। आप कोयटा से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, जो पहला आपका सवाल था, ये जो फ्रॉडुलेंट मैसेजेस आते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड से भी आते हैं, फेक मैसेजेस बैंक्स की जानिब से भी आते हैं। आपको याद होगा कि एक पूरा सिलसिला चला था कि लोग कॉल करते थे और वो कहते थे कि जी हम पाक फ़ौज से कॉल कर रहे हैं, और अजीब अजीब जैसी कहती थी कि सेंसस में आपका नंबर है, आपने ये मालूमात देनी है। वो भी शायद ट्रेस नहीं हो सके, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ये एक स्पूफिंग सॉफ्टवेयर होता है। जो नंबर वो देते हैं वो वाकई उनका नंबर नहीं होता, आप कोई भी नंबर शो कर सकते हैं। बिल्कुल इस पर हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो बेचारे बैंक्स हैं वो हर बार यही बोल रहे होते हैं कि सर हम कभी आपको SMS नहीं करेंगे और हम कभी आपसे आपकी ज़ाती मालूमात नहीं पूछेंगे। इसको कहते हैं फ़िशिंग, और इसका एक ही हल है कि हर मैसेज को बंदा शक की निगाह से ही देखे। और अगर कोई कह रहा है कि सर आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो यूजुअली ये बात ट्रू नहीं होती। हाँ, और ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, दुनिया भर में ऐसे स्कैम्स आते हैं। इंटरनेट पे बहुत से स्कैम्स आते हैं। ये आप पे मुनहसर है कि आप लियो ना हो। अब मुझे या आपको अगर कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का मैसेज भेजेगा तो हमने क्या करना? मेरे तो हर महीने 25,000 निकलते हैं। कभी आपने अवेल किया? नहीं यार, खर्चा बहुत है। ये तो नोकिया वाले 25,000 वाले, वो बाकी नाइजीरियन प्रिंसेस की ईमेल, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर की बात है। अच्छा, दूसरा इनका था कि जी डॉन और क्लियर नहीं आता, ये आता नहीं है। तो शुक्र करें कि क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम आ रहा है। तकरीबन आधे पाकिस्तान में, एक्सप्रेस के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन डॉन के बारे में कि आधे पाकिस्तान में बिलखुसूस शिकायत ये है कि DHAs और जो कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, एक तवील मुझे एक गुलशन से कंप्लेंट आई है कल, और मैं एक वक्तन हर जगह से ही आ रही हो। हाँ, कुछ वो केबल ऑपरेटर्स, हम जाहिर है कि उन्हीं को फिलहाल अब इसको कहे कि क्लियर नहीं आ रहे या क्लियर नहीं हो पा रहा, वो एक अलग बात है। अच्छा, तीसरी क्या थी? तीसरा कुछ नहीं था। तबसरा राहिल सॉरी मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, मैंने काफी 2-3 साल पहले ये क्लासिक बैग्स के ऊपर जी बिल्कुल आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है सर। अच्छा, ड्रॉप हो गई है। राहिल अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अच्छा, मैं 3 बात करूंगा जल्दी से, फिर आप सभी 3 बात कर रहे हैं आजकल। ठीक है सर। हाँ, इसलिए कि पहली बात वही कि जी DHA फेज 1 से बात कर रहा हूँ। पिछले 5 दिन से आपका डॉन चैनल नहीं, और इस वक्त मैं देख भी नहीं रहा, मगर मैंने कहा मैं आपकी कॉल मिस भी करूंगा। तो मुझे नहीं पता कि आप इसमें मतलब ये तीनों भाई बैठे हुए हैं या 2 बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। मैंने केबल ऑपरेटर को कहा, उसने कोई तसल्ली बस मुझे जवाब नहीं दिया।
एक बात होगी। दूसरी बात मैं करूँगा, आज माशाल्लाह डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान है, ये मेरी फैमिली के लिए बड़ा ऑनर इसलिए है कि मेरे वालिद समेत मेरे 3 चचा, एक मामू, एक कज़न, 6 लोगों ने 65 की वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और मेरे वालिद उस जगह में थे, सीओ थे, कमांडिंग अफसर थे, जहाँ टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई। माशाल्लाह उन्होंने एक इंडियन एयरक्राफ्ट भी शूट डाउन किया था, उनको मेडल भी मिल रहा था। तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं तो इसमें काफ़ी अपने आप को ऑनर समझता हूँ। आखिरी बात करूँगा कश्मीर के हवाले से। देखिए कश्मीर में हम लोग सारा कुछ देख रहे हैं, दुनिया आपको वो दे रही है, मुंह पे लॉलीपॉप्स आके दे रही है। मेरी ये अपनी पर्सनल राय है कि जी इसका हल माए सवाए जंग के कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, शायद मेरी बात लगे, कमर जावेद बाजवा साहब सिर्फ खड़े होकर एक बयान दे दें कि जी अगर 10 दिन में यूएनओ की करारदाद के तहत कश्मीर का मसला हल नहीं किया तो लोग हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएंगे। आप आज टाइम और डेट नोट कर लीजिए, दुनिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर खारजा आपके मुल्क में लाइन लग जाएगी। मेरे ख्याल में ये 3 चीज़ें हैं, इनका जरूर आप मुझे जवाब दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं देखिए ये बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि भाई इस राय का एहतराम ही करें आप, या मैं ख्याल ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ लेकिन वो जाहिर उनकी राय है तो एहतराम करना चाहिए। मतलब मैं ज़्यादा एग्री नहीं करता, लेकिन बार और कौन है भाई आज? तारिक इस्माइल काला शिकाकू से, लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए सर। मेरा नाम तारिक इस्माइल गजाली है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा जी। और कब्जा ग्रुप के हमले में जख्मी होकर 3 साल से बेड पे पड़ा हुआ हूँ, बैकबोन पे प्रॉब्लम आ गया हुआ है। हमारी सर प्रॉपर्टी है 35C न्यू मुस्लिम टाउन, अहाता थानेदार लाहौर, जिस पे नाजायज काबजीन काबिज हैं। और सर 10 दफा हाई कोर्ट लाहौर से उनके केसेस खारिज हो चुके हैं और 3 दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सर केसेस खारिज हो चुके हैं। लेकिन सर आज तक सर हमें कब्जा वागदार करा के नहीं दिया गया। ये कैसा इंसाफ है सर? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर। ठीक। और एलडीए ने कहा जी कि हमने कब्जा वागदार करा के देना है। जब सभी केस सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो गए तो एलडीए ने कहा जी खुद वागदार कराने। 5-6 साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने अखबारों में इश्तिहार दिए कि जी कलेक्टर डीसीओ को दरख्वास्त दें, उसके तहत दरख्वास्त दी, वो मार्क होती एसी साहब तो गई, वो सारी रिपोर्ट सर कंप्लीट रिपोर्ट पड़ी हुई है। लेकिन उसके ऊपर भी लिखा गया ये नाजायज काबजीन है और ये गजालियों की प्रॉपर्टी, लेकिन सर कोई उसके ऊपर हमारा पुरसाने हाल नहीं। पर यहाँ तक की बात सर खत्म नहीं होती। कोर्ट के आर्डर पे सर उनकी बिजली, पानी, सुई गैस काटा गया। सुई गैस के 2 मीटर काटे गए, बाकी आज तक नहीं कटे। सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइडेड केस है, अमल नहीं हुआ। बिजली काटी हुई है, 2 मीटर उन्होंने चोरी कर लिया, बाकी सर रात को कुंडे डलते हैं वो चोरी हो रही है। और पानी सर मतवातर पे उधर जा रही है। दूसरी सर तीसरी सबसे अहम चीज के 2014 में 65/14 थाना मुस्लिम टाउन में पर्चा दर्ज है उनके खिलाफ जालसाजी का, धोखाधड़ी का। उन्होंने पुलिस पे हमला किया और वो एक जाली बच्चा पेश करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 144/13, 102/13, 372/15। बुनियादी बात आपकी समझ में आ गई कि आला तरीन अदालत पे से जाने के बावजूद उनका कोई बाल बीका नहीं हो सकता। अच्छा, बार बार आता है ये, आपको याद है कराची से भी इतने जो ओवरसीज़ लोगों ने जो प्लॉट्स लिए हुए उन पर कब्जे हो जाते हैं, अदालत उनके हक़ में फ़ैसला भी दे देती है, फिर कहती है कि आप छुड़वा लें। अब कैसे छुड़वा लें? अब वो बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के, हालांकि बैरिया वाले तो अच्छा बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। अगर आप बेलेफ लेके पहुंच भी जाए वहाँ पे, हाँ कोई असर रसूख लगा के, वो क्या करते हैं कि उन्होंने ख़वातीन बिठाई होती हैं, ठीक है, वो बाहर निकलती हैं, वहाँ वेला करती हैं, कहती हैं कि जी ये छेड़छाड़ी हो रही है, साथ में कोई मोबाइल फ़ोन पे पिक्चर ले रहा होता है, आजकल तो ये भी है ना, तो वो उल्टा कर देते हैं आपके ऊपर, फिर आपके ऊपर पर्चे काट देते हैं कि सर इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी, हमारे घर से सामान। लेकिन ये बात तो है कि ऐसे इंसाफ का फिर क्या फ़ायदा है अगर नहीं कोई फ़ायदा वो सुप्रीम कोर्ट लेवल तक जा कर के ये चीज़ हो गई है। तो यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। जी अगली कॉलर सैयद यूशा कर्क हैं। यूशा कर्क से हैं। कर्क से। अच्छा ओके, चलें जो भी जी। चलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई, मैं बात करना चाह रहा हूँ डान में। जी जी अभी वो जो होल्ड कराया हुआ जी बिल्कुल, आप लाइव हैं, फरमाइए। जी फरमाइए, आप लाइव हैं, फरमाइए। भाई डान वालों से बात करना चाह रहा हूँ। जी मैं बात कर रहे हैं हम लोग, आपको लाइव लिया हुआ है। आप टीवी पर हैं अभी? अच्छा जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था जी जी
जो आप मोदी के बारे में कहते हैं कि वो जो है अपना जी जर्मन जो था नाज़ीज़ का हिटलर, हाँ, हिटलर का है भाई, ये तो दोनों एक ही हैं। ये पहले माइग्रेट करके जर्मनी वहाँ पहुंचे थे, ईस्ट यूरोप, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जी। पोर्शन वापस आया इंडिया और यहाँ पहले हिटलरों वाला काम किया और उनको वहाँ जो धकेल दिया जो यहाँ के पुराने रहने वाले थे। और इनका दोनों का निशान एक है, स्वास्तिका। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक हिस्ट्री निकाली है। बेसिकली ये कोई भी नहीं बताता कि हिटलर का और मोदी का मतलब हिंदुइज्म का निशान जो है वो स्वास्तिका है जी। अच्छा, जो स्वास्तिका जो हिंदुइज्म में इस्तेमाल होता है, अगर आप नोटिस करेंगे तो उसकी डायरेक्शन एक अलग है। हाँ नहीं सर, ये हम सबको पता है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। जो बात करते हैं नई जनरेशन को पता जी जी, नई जनरेशन को भी मालूम है। और बेसिकली ये एरियन सिंबल है और ये हिंदू निशान नहीं, एरियन सिंबल है। हिंदुओं ने भी ले लिया और फिर जर्मनों ने जो है वो जो बेसिकली इट इज सपोज्ड टू स्पिन, इट इज द स्पिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। जर्मन नाज़ीज़ ने इसको रिवर्स किया था। जैसे आप कभी कभी हॉरर मूवीज में देखते हैं ना, क्रॉस उल्टा होता है, इन्वर्टेड, तो दिस इज लाइक एन इन्वर्टेड क्रॉस ऑफ द स्वास्टिक। वैसे आपकी बात से एक बड़ी मुझे एक मजेदार बात है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक मूवी बनी थी हिटलर के नाम से, किसी ने देखी है कभी? नहीं देखी। मुस्तफ़ा कुरैशी उसमें हिटलर के पोते होते हैं और उसमें थियरी ये थी कि जब हिटलर मरा नहीं था, वो आ गया गुजरावाला। पंजाबी फिल्म जी, पंजाबी फिल्म है, बड़ी क्लास की फिल्म है, कभी देखे। हिटलर, ER नहीं AR, वो यहाँ पर सुन ले जाए एक दफा, बड़ी मजेदार। मैं सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, थोड़ा 2 सेकंड की बात, तफसील से सुन। नहीं ओके, थैंक यू। मुस्तफ़ा कुरैशी होते हैं और वो वहाँ के गुंडे होते हैं और वो हिटलर के पोते होते हैं। नहीं, यहाँ गुजरावाला की बात है। अच्छा। क्योंकि हिटलर जब दूसरी जंग अजीम के बाद भाग गया वो, तो वो पंजाब आ गया था, ठीक है। और यहाँ पर उसने वो ये माल मवेश का काम शुरू किया, तो लोगों ने बड़ा उसके तशद्दुद किया, तो उसके जो बेटे और उसके जो पोते थे ना, वो खुद गुंडे बन गए। तो मुस्तफ़ा कुरैशी है, बड़ी लंबी ब्लॉन्ड विग है और अपने घर में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया होता है हिटलर का। अगर मूवी मिस किया आपने, देखने वाली मूवी है। एनीवे, बहरहाल जब भी अक्सर लोग सवाल मैं भूल गया हूँ, फिल्म भी बन गई पंजाब नहीं जाऊंगी है। नहीं, हिटलर है तो पंजाब जाएंगी। चलो, एनीवे, शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, पहले ड्रॉप हो गई थी जी। मैंने फ़ोन इसलिए किया है, पहले हमने बात की वो प्लास्टिक बैग्स के ऊपर, आप लोगों ने कैंपेन चलाई आपके चैनल ने, अब लोगों में अवेयरनेस आई है जी। कुछ मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ और लोगों ने भी अप्लाई करना चाहिए। कल का प्रोग्राम भी देखिएगा हमारा, उस पे हो जाए इम्प्लीमेंट तो बहुत सारे मसाइल सफाई के लिहाज से इस शहर के अच्छे। बेशक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आज बात करनी है, आपने देखो अभी एक महीना हुआ है ऑलमोस्ट जो ईद गुजरी है, इसमें क्या करते हैं हम सब लोग, कुर्बानी तो सिर्फ नाम की करते हैं, घर के आगे जो ज़िबा करते हैं जानवर और जिस तरह से हम करते हैं, हम एक क्यों नहीं एक कैंपेन चलाते हैं कि हम एक प्रॉपर स्लॉटरिंग एरियाज बनाएं, हर एरिया में स्पेस अवेलेबल है, लोगों को अवेयरनेस दें कि क्यों गंदगी फैलाते हैं। सफाई इस शहर की कोई नहीं करेगा, ये शहर अभी गंदा रहेगा। एटलीस्ट हम लोग खुद इनिशिएटिव लें, स्लॉटरिंग एरियाज बनाएं, जैसे कराची में है, कैंट में है, KDA में है, वहाँ पे टोकन मिल जाते हैं और आप अपना जानवर लेके जाएं और उसकी वहाँ पे स्लॉटरिंग प्रॉपर हो जाती है। और अब कुछ कंपनीज हैं, ये मीट वन, मीट खास वगैरह ने भी शुरू किया है, तो हम इस पर एक पूरी प्रॉपर कैंपेन चलाएं कि ये स्लॉटरिंग जो हम अपने घरों के सामने करके गंद बचाते हैं, इसको ख़त्म किया जाए। अभी हमारे पास 10 महीने हैं नेक्स्ट ईद में, तो इसकी प्रॉपर कैंपेन चले तो शायद कुछ लोगों के रवैये से हम कुछ गंदगी से बच जाएं। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना है, हम खुद कुछ करें। अच्छा आइडिया है ये, इस पे हम अपनी अवेयरनेस चलाएं, आप लोग कर सकते हैं, मीडिया पे बैठे ऐसा कुछ काम करें। नहीं, बिल्कुल, ये जो लोग अपने घरों के सामने गंद करते हैं ये खत्म हो। बिल्कुल, आई थिंक आइडिया बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही। और कुछ होता भी है, वैसे जमात इस्लामी या वो जो कंबाइन वो करतक से जगह ले करके, हाँ तो मॉडल तो है ना, आप इसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही जो लोग जो यहाँ अपने घर के आगे स्लॉटरिंग करते हैं ना, कहते हैं जी हमारा हक है और आप कौन होते हैं, ये है, ये जरा UAE में, सऊदी अरब में करके दिखाएं, लग पता जाएगा। हाँ, तो ऐसे सीधे हो जाते हैं, सारे हक टकाने, 1.5 घंटे की फ्लाइट में जीन्स बदल जाते हैं, जेनेटिकल। ये असल में वो जहाज जादू का है। हाँ, ये जी, 12 वक्फा ले लें।
वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। हाजी मोहम्मद आरिफ साहब हैं कराची से। जी हाजी साहब। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मैं ये अर्ज करना चाहता था कि मैं यहाँ कराची के अंदर जितनी भी आप इलाके में चले जाएं जहाँ मुख्तलिफ जगहों पर बारिश में खड्डे पड़ गए हैं जी, और वहाँ आप देखें कि वहाँ आपको ज्यादातर लोग उस इलाके के अंदर काफी मलबा मिलेगा। बिल्कुल। कम से कम मेयर साहब इतना तो कर सकते हैं कि अपने जो ट्रांसपोर्ट है उनके जरिए इन खड्डों के अंदर कम से कम वो मलबा ही डाल दें। अभी अगर रोड अगर रिपेयर नहीं कर सकते तो ये बारिश की जो खड्डे जो हुए हैं उनके अंदर अगर ये मलबा ही डाल दें तो कम से कम काफी लोगों की, मोटरसाइकिलों वालों को, गाड़ियों वालों को, दूसरे रिक्शा टैक्सी वालों को, इनको बचत हो जाएगी। इनको इन खड्डों में जाने से कुछ तो बचत हो जाएगी, वरना तो यहाँ आप देखते रहते हैं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसे खड्डे बाइक वाला गिर जाता है। हाजी साहब मेयर का इंतजार ना करें। आपने अगर देखा है मलबा और खड्डे भी, तो वो जो इलाके के लोग हैं वो उन खड्डों को उस मलबे से भर दें। दूसरा, मेयर मलबा डाल तो रहे हैं लेकिन सिंध गवर्नमेंट पे, और सिंध गवर्नमेंट मलबा डाल रही है मैं तो कहता हूं इन सबको ना इनको ही खड्डों में लिटा दो। हाँ, तो मलबा डाल रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर बजाय सड़क के ऊपर। और आपकी क्या कह सकते हैं यार। एक मैंने बड़ी मजेदार वीडियो देखी थी, वैसे ये है बंगलुरु में कहीं किसी ने बनाई थी। एक बंदा वो स्पेस सूट नहीं होता जैसे वो चांद पे चल रहे होते हैं, वो कर रहा है और बिल्कुल वैसे चांद जरी जमीन है, हर जगह खड्डे खड्डे, फिर वो थोड़ा सा पैन आउट करता है, वो मेन रोड पे चल रहा है। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह की कोई कैंपेन करोगे किसी को तो शर्म आए ना यार। सही बात। हाँ, अब ये मलबा डालने के लिए मेयर साहब को जहमत दे रहे देख लो यार। हाँ, और नहीं तो क्या, आप हमें बुला ले, हम मलबा डाल देते हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम तीनों दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले वीक में एक प्रोग्राम आपने इलेक्ट्रिक बाइक और उस पे रक्शे पे किया था। ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 8 से 10 साल पहले पाकिस्तान में आ चुकी है। ओके। और इसमें लाहौर में एक कंपनी ने रक्शे, लोडिंग रक्षा को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह मुल्तान में भी एक पार्टी थी जिसने ये किया। वो उसका फेलियर ये इसलिए हुआ था कि वो रोड पे नहीं चल सकते क्योंकि वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये बात, ये जो अच्छा सूबाई मसला है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो इसको ऑटोमोबाइल्स में नहीं लेती और इस क्लास में ऑटोमोबाइल्स को ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अदरवाइज आप इसको डंकी कार्ट्स पे ले एंड उसके उस पे ले, तब तो वो ये हो सकती है। वो नहीं हो सकती, वो फेलियर हुआ। लोगों का लाखों रुपए की इंपोर्ट वो डंप हुई है, नहीं मिली। अच्छा, आप कहेंगे तो मैं लाहौर की पार्टी का नंबर भी दे सकता हूँ, उनका नाम भी बता सकता हूँ। ये आप प्लीज, ये हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर साहब प्लीज इनसे कांटेक्ट ले लें। अच्छा, तो एक मैं ख्याल शायद आपसे गलतफहमी हुई। आई डोंट थिंक हमने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो शो नहीं किया, शायद हो सकता है किसी और या हमने तस्करा किया होगा, शायद ये हुआ होगा। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है क्योंकि फिर इनका तो कहना है कि अगर कंबशन इंजन नहीं है तो हम उसको गाड़ी नहीं मानते। हाँ, ये मामूली तब्दीली से यार वही टेक्निकलिटी अब शायद हो जाए क्योंकि ये वाइड स्प्रेड हो गया है फिनोमेनन इलेक्ट्रिक कार्स का। डर लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि यार अगले साल से ना वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स लाएंगे कराची में। मैं पाकिस्तान में, मैं मतलब अभी कुरान पर हाथ रख के कह सकता हूँ कि जितनी भी आपकी सोफिस्टिकेटेड एआई है ना, वो यहाँ पे सेल्फ ड्राइव नहीं कर सकेगी कराची में तो। हाँ, मतलब यहाँ से बाइक आ रहा है, ये सिग्नल खराब, ये सिग्नल लाल भी है, हरा भी है और येलो भी है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे इसको समझेगी? और मज़ा ख़राब हो जाएगा कि आपके सामने वाली गाड़ी है, उसका दरवाज़ा खुलता है, एक बंदा पीक थूकता है और वो सारा वो करके जो नहीं, वो तो बंदा मतलब वो तो आप फिर भी कर सकते। जैसे ही पाकिस्तान को बेहतर बनाने और 21वीं सदी में आगे बढ़ाने की बात होती है, तुम दोनों पता नहीं क्यों मुखालफत शुरू कर देते हो। एजेंट है। चलिए बहरहाल जी आपका वो है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मोटर बाइक्स का तो आई नो कि जो बैटरी ऑपरेटेड हैं जो अब आई वो नहीं, वो रजिस्टर ही नहीं होती। लेकिन टेक्निकल मसला है, आई थिंक ये तो सही हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ आपको पता है लाइसेंस वाले जो बैठे वो तो टेक्निकल मसले पे ही तो फंसाते हैं। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। और हमारी अगली कॉलर है बुशरा सैयद कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। तीनों बरादरान को बहुत ज़्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप तवज्जो एक कराची के अहम मसले की तरफ दिलाना चाहती हूँ। कराची चूँकि एक बहुत बड़ा शहर है, तो इसके मज़ाफ़ात में 6 दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हुए हैं। वो वहाँ के लाखों लोगों के इलाज मालजे के ऊपर मामूर है। वहाँ शोबा मेडिको लीगल भी कायम है ताकि अस्पताल वगैरह के जख्मियों को वहाँ ले जाया जाए। लेकिन बदमाशी इनकी अस्पताल माफिया की ये है कि दोपहर को ऑपरेशन थिएटर इमरजेंसी का बंद करके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ चले जाते हैं। अब जो कोई गोली लगने, छुरी लगने, झुलसने, रोड एक्सीडेंट का जख्मी होता है वो वहाँ नहीं ले जाया जाता, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ ऑपरेशन थिएटर बंद होगा। तो सारा लोड आ गया जिना, सिविल और अब्बासी के ऊपर, जिसकी वजह से करप्शन भी हो रहा है। और रास्ते में एक डेढ़ घंटे के सफर में इंटरनल ब्लीडिंग से लोग मर जाते हैं। अब तक हजारों लोग इस सफर के दौरान मर गए कि उनको फौरी तिब्बी इमदाद नहीं मिली, जबकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चंद मिनट के फासले पे मौजूद है, लेकिन वहाँ से गुजर के आ जाते हैं और जिना सिविल अब्बासी की तरफ आते आते मर जाते हैं। मैंने एक पटिशन भी फाइल की है इसी सिलसिले में 3880/11। 2011 से मैं कोर्टों में पेश हो रही हूँ कि इन मसलों को दुरुस्त किया जाए। महकमा सेहत की अभी भी कान पे जूं नहीं चली और ये मसला जूं का तू है। काइंडली आप इसमें कोई पार्ट प्ले करें। अच्छा, तो आपने अदालत से रुजू किया तो अदालत ने कोई जवाब दिया या कोई हियरिंग की? अदालत ने सेक्रेटरी हेल्थ को नोटिस किए, वहाँ के फोकल पर्सन आ जाते हैं, अगली पेशी पे कोई अपना जवाब पेश कर देते हैं। एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी से हमारी इस सिलसिले में हुई थी, उन्होंने इस बात को एग्री किया। और भी इशू थे मेडिको लीगल में, लेडी एमएलओ बिल्कुल नहीं है। लाशें औरतों की एक जगह से दूसरी जगह लाई और धोई जाती हैं। गरीब लोग जिनकी बच्चियां कत्ल हो गई हैं वो भी अपनी बच्चियों की लाशें ले लेके घूम रहे होते हैं। कई इशूज हैं उस पटिशन में, उन सबको उन्होंने एग्री भी किया। लेकिन फिर इलेक्शन आ गया और फिर चीफ सेक्रेटरी साहब तब्दील हो गए। अब फिर हम दोबारा पेश हो रहे हैं, दोबारा वो कर रहे हैं। 6 महीने के बाद नंबर आता है हमारे, तारीख लगती है और उसमें कुछ भी नहीं होता, जवाब दे देते हैं कोई ना कोई और फिर बस ठंडे बैठे हुए हैं। मैं जाती रहती हूँ, पता नहीं कितनी मेरी जिंदगी है, जब तक हूँ जाती रहूँगी, पेश होती रहूँगी। लेकिन आज आप मुझे आपकी मदद की जरूरत है। काइंडली आप इन सिलसिले में अपना पार्ट प्ले करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये जेन्युइन इशू है। और सबसे पहले तो आपको सलाम कि आपने बहसियत शहरी एक इशू, इम्पोर्टेंट इशू जो कराची का है उसको टेकअप किया। न सिर्फ टेकअप किया बल्कि फॉलो अप भी किया। बिल्कुल। और कोर्ट्स में 2011 से जैसे आप कह रही हैं कि कर रही हैं, मसले को समझाया भी है कि एग्जैक्ट इशू क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो इस बात को उठाना चाहिए। और वो तो जाहिर है ब्लीडिंग में तो नहीं, बिल्कुल जिस तरह बता रही है ना, तो ये मतलब ये तो मतलब दो नंबरी हो रही है कंप्लीट। बिल्कुल जैसे ने कहा माफिया ही है। हम इतराफ़ करते हैं, हमें इसका इल्म इस तरह से नहीं था। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन थैंक यू सैयद साहब। समद खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। मैं महसूस करता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो लाशौरी तौर पे मुझे भुट्टो साहब से काफ़ी मुतासर लगते हैं। भुट्टो साहब में जहाँ लाखों खूबियाँ थी, वहाँ उनके मिजाज में कुछ खामियाँ भी थी। उनके भी अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके दौर में भी 4 साल इमरजेंसी लगी रही, मीडिया ज़ेर अताब रहा। तो इनके दौर की शुरुआत भी मुझे कुछ इसी तरह लगती है। और एक मुझे आपसे मैं एक इंटरव्यू शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक अब्दुल हफीज़ कारदार साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा था, वो भी जैसे आप जानते हैं कुछ हद तक सियासत में रहे भुट्टो साहब के साथ। तो कारदार साहब कहते हैं उस इंटरव्यू में कि मैंने एक दिन भुट्टो साहब से कहा कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और आप इस सिलसिले में कुछ कीजिए। तो भुट्टो साहब ने मुझे जवाब में कहा कि पर फिक्र ना करें, एक तकरीर करूंगा सब ठीक हो जाएगा। ये कौम जो है सिर्फ तकरीरों से खुश हो जाती है। तो यूँ इमरान खान साहब भी महीना 1.5 महीने बाद आ जाते हैं टीवी पे, कोई तकरीर कर देते हैं, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और कोई बगैर किसी प्लानिंग की हुकूमत में आ गए हैं। पहले खासी सिमिलरिटीज़ हैं समद भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन कुछ फ़र्क भी हैं। मसलन भुट्टो ने अपने 4.5 साल दौर में कुछ ठोस बड़े हैवी बुनियादी काम भी किए कि जिनका फल आज भी पाकिस्तान जो है वो ले रहा है। एटमी शोबे में, स्टील मिल, फॉरेन पॉलिसी में जो ड्रास्टिक तब्दीलियाँ आई थी, 1973 का आई, एक टूटी हुई जो कौम थी 71 की वजह से, उसको खड़ा किया। फिर सियासत को वो आदमी ड्राइंग रूम से सड़क पे लाया, ख्वाब दिखाए लोगों को। ख्वाब पूरे नहीं हो सके वो एक अलग मसला है, लेकिन ख्वाब दिखाए।
इमरान खान को अभी बहुत अरसा चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए। हाँ, जो आपने गिनवाई ख़राबियाँ, भुट्टो साहब के दौर में यकीनन प्रेस पे पाबंदियाँ थीं और बात करने की उस तरह से आज़ादी नहीं थी, लेकिन अगर आज हम देखते हैं 2019 में कि पाबंदियों की जो नौयत है, तो भुट्टो साहब का दौर बहुत खूबसूरत नज़र आता है इस हवाले से भी, बावजूद है कि उनके दौर में भी पाबंदियाँ थी। आमिर सिद्दीकी साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 हेलो। मैं ख्याल आमिर सिद्दीकी गालिबान जी। अच्छा, बाबर कलीम है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर दो ज़मीनी से सवाल हैं जी। एक तो ये जो ग़ज़वा हिंद जी इसके बारे में एक मीडिया में कुछ चैनल जो हैं वो एक उड़ाई जा रहे हैं या खबरें आ रही हैं, आप लोग इससे कुछ इल्मी गुफ्तगू करें, कुछ चीज़ से निकालें। मैं आपका मसला सॉल्व कर देता हूँ। ये जो ग़ज़वा हिंद का जो मामला है, ये मुझे इल्म तो नहीं है, लेकिन कुछ उलमा से मेरी गुफ्तगू जो है राब्ता होता है, उनमें से कुछ कहते हैं कि ये हदीस तो है लेकिन शायद ज़ईफ़ हदीस है, वो उस तरह से इसका जो शजरा है उसके हवाले से कहते हैं। जो इसे मानते हैं वो भी तय नहीं है कि ग़ज़वा हिंद से क्या मुराद है। कुछ लोग कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था तो वो दरअसल वही ग़ज़वा था 711 जो सन था उसका। कुछ लोग जो हैं वो आज कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद का मतलब ये है कि जी लाल किला जो है वो फ़तह करना है, दिल्ली पे झंडा लहराना है, आज के हिसाब में कहते हैं। कुछ ये आर्गूमेंट देते हैं कि अगर आपने बर सग़ीर पे 1000 बरस हुकूमत की तो उसके बाद ग़ज़वा हिंद जो है उसके क्या मानी है, यकीनन वो मानी नहीं है जो आज समझाए जा रहे हैं। तो ये कोई एक डिसाइसिव चीज़ नहीं है, इस पे बहुत सारी आरा हैं, बहुत सारी थेरीज़ हैं, कोई एक हतमी बात नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल ओ चले गए हैं, चले फिर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले वेलकम बैक। मोहम्मद इजलाल हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो। इजलाल साहब नहीं है। फिर खुर्रम शाह है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक हैं माशाल्लाह जी। आपका प्रोग्राम मैं अक्सर देखता हूँ और आज आपने, मैं बाई प्रोफेशनल केबल ऑपरेटर हूँ। अच्छा, जो केबल का जिक्र किया कि ये चैनल नहीं आ रहे जी, तो थोड़ा सा आप मेहरबानी करके तीनों भाई जो हैं हमारे मसाइल को भी कभी उजागर करें। आप फरमाइए। एक बहुत ही खूबसूरत महकमा है हमारा पैमरा। जी जी हाँ। ठीक है, पैमरा, और हमारा रीजन है साहिवाल से शुरू हो रहा है रहीम यार खान। ठीक है सर। और यहाँ पे जो रिश्वत राशि और जितने आप कह सकते हैं ना, अल्लाह माफ करे, वो सारे मौजूद हैं यहाँ। और पिछले 10-10 साल से यहाँ बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, मतलब क्या है सर? क्या अब देखिए ना, जिस तरह आपको प्रॉब्लम है कि चैनल नहीं आ रहा, जिस तरह हमारे ऊपर इन्फोर्समेंट कर मत कहे, अपनी मर्जी के चैनल लगवा लेना, फोन करवा देना, ये कर दो, उसका बंद कर दो, उसका खोल दो। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमें तो जो आवाम कहेगी हमने वो देना ही देना। सही बात नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल आपका जेन्युइन मसला है। हाँ, अब देखिए ना, मुल्तान इतना बड़ा सिटी है, इस वक्त आपका यहाँ पे चैनल चल रहा है, मैंने अभी फिजिकली वेरीफाई कराया है, पूरे सिटी में चल रहा है। ठीक है, सब जगहों पे नहीं चलता तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो हमारा महकमा है ना सर, ये मुल्तान को हाईलाइट करके ना, प्लीज मेहरबानी करके, इनके हर केबल ऑपरेटर के पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है जो ये डिमांड करते हैं, जो सामान मांगते हैं, सब मौजूद। लेकिन जो इनका किसको जाके अब करें। अब मेरे पर, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पर इन्फोर्समेंट की इन्होंने, तो 20 मतलब मेरे सामान उठाया, तो जब मैं आके पूछा, मैंने कहा सर आपने, कहता जी आपने जगह चेंज की, आपने उसका बताया नहीं। मैंने कहा सारी जो डीडी पहुंची हुई है, हर चीज जो बाई ला हर चीज है वो मैं कर चुका हूँ। तो उसी वक्त बैठे बैठे इन्होंने खुद ही प्रिंट करके निकाल के, अब जिस बंदे ने मेरे खिलाफ दरखास्त दी उसके साइन भी तो होने चाहिए ना। सही बात, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, उस दरखास्त के ऊपर टू द आरजीएम फील्ड इंस्पेक्टर सब ने रिपोर्ट की है, लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत है कि जिस नाम की दरखास्त सबमिट कर रहे हैं उसका साइन भी नहीं है और उसका नाम भी नहीं। बहुत खूब।
नहीं बिल्कुल, ये मतलब हर ये शाख पर माफिया बैठा हुआ है ना यार, हर शाख पर माफिया बैठा हुआ और ये बहुत जगह से कंप्लेंट्स आई हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं बात में। बहरहाल हम इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये भी तस्वर है कि ऊपर वालों के पास कोई एक स्विच है तो मूड होता है तो बंद कर देते हैं। 80% जो मसले होते हैं वो बिल्कुल लोकल लेवल पर ही हो रहे होते हैं, जिस तरह ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनका स्विच बंद कर दिया, पैसे नहीं दिए, सही बात है। ये है नूर अहमद साहब हैं पिशीन से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर मैं नूर अहमद पशीन से ताल्लुक है, ब्यूटम में लेक्चरर हूँ इस्लामिक। अच्छा जी। मैंने आपका तवज्जो सर इस वक्त बलूचिस्तान के ज़मींदारों के माशी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना था। इस वक्त बलूचिस्तान के ज़मींदार सर काफ़ी माशी बदहाली का शिकार है। अच्छा। पानी के वाटर टेबल के गिरने की वजह से पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के ज़मींदारों ने सब्जियां और टमाटर उगाना शुरू कर दिए और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर टोमेटो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बलूचिस्तान है। लेकिन मेन सीजन में यह है कि हमारे पॉलिसी मेकर वो नाइबरिंग स्टेट से टमाटर की इम्पोर्ट की वजह से हमारे ज़मींदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यानी इस वक्त 30 क्रेट टमाटर जो है उसकी कीमत मार्केट में 50 रुपए है, हालांकि सिर्फ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक क्रेट का जो है 250 से ऊपर है। जमींदार इंतहाई बदतरीन माशी बदहाली का शिकार है और स्टेट की तरफ से इनके लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। लिहाजा आपसे वसीउल्लाह खान साहब और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनके लिए कोई आवाज़ उठाए ताकि इनका ये माशी मसला हल हो। पिछले दिन किया था और अपने सारे क्रेट सड़क पर फेंके थे जितनी इनकी पैदावार थी। बिल्कुल जी 250 रुपये लागत है, 50 रुपये का क्रेट। सोचो। और मज़े की बात है जो मिडिल मैन इनसे लेता है वो आगे जाके 500 में वो भी है। मिडिल मैन। तो लाहौर से हमारे साथ हैं मोहम्मद अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अजीज़ भाई। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद आसिम बोल रहा हूँ। मोहम्मद आसिम जी फरमाइए। अच्छा सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम और यौम दिफा मुबारक। और उसके बाद मैं एक ऐसा इशू थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो कि बड़ी नफासत से किया जा रहा है। एक हमारा बैंक है हबीब बैंक, उसमें बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हैं। अच्छा होता ये है कि बड़ी मज़ेदार वारदात है कि बैंक के एम्प्लॉई मैनेजर या इस लेवल के लोग आपको अप्रोच करते हैं कि सर आपके अकाउंट में है, जैसे मेरा एक नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस उसके पास अकाउंट है, मुझे वो कुछ नहीं, मैं कोई सूद नहीं ले रहा। सही। तो उसमें सर आपकी बड़ी ये वो है आपका बैलेंस रहता है हमारे पास साल के एंड पे, तो आप क्यों ना इसको हम आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं। अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या था कि जी वो चूँकि लाइफ का प्रोजेक्ट किया गया कि इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अब वो उसके जी ये 5 साल बाद बड़ा हैंडसम आपको प्रॉफिट देंगे और बिल्कुल ये जो है ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई आपको सूद नहीं देती। मैं कहा यार मैं कुछ नहीं तुमसे ले रहा। नहीं सर ये आप ज़रूर करेंगे। परसुएड करके बैंक मैनेजर ने मुझे वही पॉलिसी, ठीक है। अब जब 3 साल गुजर जाते हैं और वो मैनेजर वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, एक और मैनेजर आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक और उसी कंपनी की लाइफ की अब जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आती सर ये तो आपका प्लान चल रहा है ना, ये तो कोई अच्छा प्लान नहीं है, ये तो आपको बड़ा लॉस देगा, तो हम ऐसा करते हैं इसको ठीक कर देते हैं। और वो ठीक करने के चक्कर में मैंने कहा क्या करना चाह रही हो, मेरी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। नहीं सर ये हम इंशाल्लाह प्रोटेक्ट कर लेंगे और आपको इसकी जगह ना एक बड़ा अच्छा हम इसकी मॉडिफाइड वर्जन देंगे। तो वो करके अच्छा जी वो हो गया, उसमें 2 और इंस्टॉलमेंट चली गई। जब 5 इंस्टॉलमेंट चली गई तो मैंने कहा भाई अब मुझे मेरे पैसे तो उस वक्त क्या हुआ कि लुबे लुबाब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, और ये इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ जब मैंने चेक किया है तो फ्रॉड्स हो चुके हैं। अब देखिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं लिया, लोग होते हैं ना लोन लेते हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या कोई गाड़ी फाइनेंस करते हैं तो उनको गाड़ी मिलती है, मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया। और पता चला कि जी वो जो आपने पहली 3 इंस्टॉलमेंट दी थी वो तो वहाँ बंद हो गई, उस खातून ने और उन सब ने उस पर कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी एक और नई पॉलिसी मुझे भेज दी जिसकी अब 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो मेरी तरफ से 5 इंस्टॉलमेंट दी हैं। एंड ऑफ द डे जब 5 साल बाद मैं अपनी रकम देता हूँ तो मुझे 11 लाख रुपए का नेट नुकसान होता है ऑन दी इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट तो दूर की बात है जी। तो ये है मतलब आप सोचें कि मुझे किन नफलों का सवाब हुआ कि मैंने इन्वेस्ट किया
और बजाय आप मेरी ओरिजिनल रकम मुझे वापस करने के। सर तीन एक तरफ इंश्योरेंस कंपनियां के लिए बैंक एजेंट का काम करते हैं और शुरू की जो है किस्तें हैं वो आपस में इखरात और चार्जेस के नाम पे बढ़ जाती हैं और सारिफ के नाम पास कुछ नहीं आता। ये बहुत सारे बैंक और ये इंश्योरेंस कंपनियां यही कर रही हैं। बहुत खूब। जरूरी है कि शराइत और ज़वाबित भी आप पढ़ लिया करें। शराइत और ज़वाबित पढ़ भी लेना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सारे शराइत और ज़वाबित उन्हीं के हक में होते हैं। जो पॉलिसी ले रहा होता है या जो प्रोटेक्शन कोई नहीं है, प्रोटेक्शन कंज्यूमर होता है उसके हक में एक भी क्लॉज नहीं। कंज्यूमर कोर्ट्स का मसला है, लेकिन कौन जाएगा। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। कल दोबारा हाजिर होंगे एक ऐसे मसले की तरफ जो हम सब का मसला है, वो है प्लास्टिक। उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसकी जगह एडिबल प्लास्टिक कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। कल ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।